गुड इवनिंग। वर्क एनर्जी पावर में बेटा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिंगल पार्टिकल हमने पढ़ ली थी, ठीक है। आज बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमने न्यूटन्स लॉ में देखा था। तो जब हम बात करते थे सिस्टम, तो वहां पे हमने आपसे कहा था कि जो भी हमारे बॉडीज हैं या पार्टिकल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए थे और उनका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए था, तभी हम उसे सिस्टम एज्यूम करते थे। बट वर्क एनर्जी थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको ऐसी कोई कंडीशंस नहीं चाहिए होती। आप किसी भी पार्टिकल को अपने सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए ये थ्योरम काफी ज्यादा क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेती है। वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता था। यस, तो आप चाहें तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज, according to Newton's law, only those particles are included in a system which have same acceleration and connected to each other. Fine. But in work energy theorem, we can include एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को इंक्लूड कर सकते हैं बेटा, एनी पार्टिकल और बॉडी इन आवर सिस्टम। अब कुछ चीजें देखते हैं। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने आपसे क्या कहा था? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब यहां पे देखिए इसे कैसे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं समेशन WI। WI का मतलब, मान लीजिए आपने 10 पार्टिकल अपने सिस्टम में लिए हुए हैं, तो आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, जितने फोर्सेस उस पे लग रहे हैं उनकी वजह से, ठीक है। इसी तरह से आप 1 से लेके 10 तक, या जनरल करें तो n कह सकते हैं, ठीक। तो हमने आपसे कहा कि आपके पास लेट से n पार्टिकल थे, आप सारे पार्टिकल पे जितना वर्क डन हो रहा है वो सब कैलकुलेट कर दीजिए। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ इसको मैं डेल्टा के लिख रहा हूं, ऑफ ऑल पार्टिकल्स। यस, तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ये भी लिख लेते हैं, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब ऑल फोर्सेस में क्या है बेटा, आपके पास फोर्सेस इंटरनल भी हो सकते हैं जो सिस्टम के अंदर हो। हाँ, इसको बहुत ध्यान से समझना है, पहले नोट कर लीजिए। ऑल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस एज वेल एज एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्सेस एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू change in, is equal to change in, ओके सिंपल वे में क्या लिखते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी में जितने पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्टिकल, 2 पार्टिकल, जितने भी हैं, नोट कीजिए, फिर आगे बात। सपोज बेटा हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। आप चाहें तो एक और इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी मैं 2 ही इंक्लूड कर रहा हूं, फाइन। ओके, फर्स्ट वाले ब्लॉक को हमने कहा है 1, अपर ब्लॉक को, और सेकंड जो लोअर ब्लॉक है उसको हमने कहा है 2, और थर्ड हमारी है अर्थ। अब जरा से समझिएगा,
मान लीजिए आपने कहा सर नहीं हमें सिस्टम नहीं लेना, हमें पार्टिकल 1 को कंसीडर करना है। आपने कहा पार्टिकल 1 एज सिस्टम, 1 पार्टिकल सिस्टम लिया आपने, तो जरा सी समझिएगा इसको, ये आपका सिस्टम हो गया बेटा। हाँ जी, मैं कलर ओके इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये आपने अपना सिस्टम एज्यूम कर लिया फर्स्ट वाले पार्टिकल को। अब जरा सी समझिएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब इस फर्स्ट वाले ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो पहला फोर्स वेट दैट इज mg, दूसरा फोर्स नॉर्मल, तीसरा फोर्स फ्रिक्शन, मान लेते हैं किधर लग रहा है अभी हमें नहीं पता, बट सपोज फ्रिक्शन लग रहा है, ओके Fr। 3 फोर्सेस लग रहे होंगे, mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन, ठीक है। ब्लॉक 1 हम अज्यूम कर रहे हैं। अब आप देखिए ये फोर्सेस जो बॉडीज लगा रही हैं वो सारी बॉडीज कैसी हैं, सिस्टम के बाहर हैं, क्योंकि आपने सिस्टम किसको माना, ब्लॉक 1 को। तो ब्लॉक 2 क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो पार्टिकल 1 एज अ सिस्टम जैसे ही आपने कहा इसमें सारे के सारे ऑल फोर्सेस एक्सटर्नल हो गए। कुछ बात समझ में आई, सारे के सारे फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ओके। अब जरा सी बात करते हैं, थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 एंड 2 को हम सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो बाद में आएगा, पहले ये तो समझिए कि सिस्टम है क्या। ये आपका रेड कलर से मैंने आपको दिखाया है, आपकी हमने सिस्टम ये एज्यूम किया है, दिख रहा है आपको सिस्टम, ओके। अच्छा, अब इस सिस्टम पे जरा बात करते हैं। भाई कुछ वेट लग रहे होंगे, है ना, ओके। तो हमारे पास जो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं वेट हो गए, 1 और 2 दोनों पे लग रहा होगा। तो आप इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, आप इसे वेट भी कह सकते हैं। ये कैसा फोर्स है भाई, ये तो अर्थ लगा रही है ना, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ठीक। अच्छा, नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो 2 नॉर्मल लग रहे हैं। एक तो है जो अर्थ अप्लाई कर रही है 2 बॉडी पे, और एक सेकंड बॉडी अप्लाई कर रही है 1 बॉडी पे, या 1 बॉडी अप्लाई कर रही है सेकंड बॉडी पे। ये बात समझ में आई। इसमें अगर आप सेकंड बॉडी और 1 बॉडी वाला फोर्स देखें, यहां समझिएगा बेटा, ये फोर्स, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, हमने इसे लेट से n डैश या n1 कह लिया। तो ये n1 फोर्स कैसा हो गया, ये रेड कलर के अंदर आ गया, तो ये आपका हो गया इंटरनल। और अर्थ सिस्टम के बाहर है, इसलिए ये वाला नॉर्मल आपका हो गया एक्सटर्नल। कुछ बात समझ में आई, बिल्कुल। अब आपने कहा सर फ्रिक्शन भी लग रहा था, मान लीजिए ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, फोर्स लगा देते हैं, चलिए ये फोर्स हमने लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज इनके बीच कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने फ्रिक्शन में किए थे। तो यहां पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, हमेशा पेयर में होगा और दोनों पेयर अंदर होंगे सिस्टम के, तब वो इंटरनल कहलाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो सेकंड बॉडी 1 पे लगा रही होगी और फर्स्ट बॉडी सेकंड पे लगा रही होगी, दोनों और फोर्स लग रहे होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। और दोनों एक्शन रिएक्शन हमारे सिस्टम के अंदर है, रेड कलर के अंदर है, देखिए। सपोज आपने कहा एक फ्रिक्शन -x में लग रहा है, तो एक बॉडी पे फ्रिक्शन पॉजिटिव x में लगेगा। हाँ, वो चेक कर लीजिए कि किस पे आगे लग रहा है, किस पे पीछे लग रहा है, बट ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, इंटरनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन है ये, बिटवीन 1 एंड 2। अभी हमने ग्राउंड को स्मूथ माना है। अच्छा, अगर ग्राउंड रफ ले लूंगा तो क्या होगा,
ग्राउंड जो ब्लॉक 2 पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा वो एक्सटर्नल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने अर्थ को इंक्लूड नहीं किया अपने सिस्टम में। ठीक है, तो सिस्टम समझ में आया, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस समझ में आए। चलिए बढ़िया, हेडिंग डालिएगा बेटा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फाइन। अच्छा, क्लास 9th में जब आपने पहली बार वर्क को पढ़ा था तो एक क्वेश्चन आया करता था कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, आप घर से निकले, घूम घाम के वापस घर पे आ गए, तो वर्क डन क्या होता था, और आप कहते थे डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। फाइन, बिल्कुल सही बात है। बट उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आता था कि अगर ऐसा है तो फिर थकाई क्यों लगती है, अगर आपने कोई वर्क ही नहीं किया तो फिर आप थक क्यों गए। तो वहां पे बड़ा कंफ्यूजन रहता था। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी को समझने के लिए हमने 2 टाइप के फोर्सेस एज्यूम किए हैं, एक है हमारे कंजर्वेटिव और एक है हमारे नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनका जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं इन अ क्लोज्ड लूप, एक जगह से चले वापस उसी जगह आ गए, तो उसका वर्क डन 0 हो जाता है। एक तो ये है, ठीक है। और दूसरा आप कहते हैं कि वर्क डन आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। लैंग्वेज दिखा दूंगा, पहले समझिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, आप इधर से मूव करके ऐसे गए, ये आपका पाथ 1 हो गया, दूसरा पाथ आपका इधर हो गया, ओके, ये आपका पाथ 2। एक और पाथ ले लेते हैं, रेड कलर से आपको दिखा देते हैं, ये आपका थर्ड पाथ हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको 3 पाथ दिखाए, आप किसी भी पाथ से मूव कर सकते हैं ए से बी तक। अगर ए से बी जाने में आपका जो वर्क डन है, ध्यान रखिएगा, वर्क डन आपने कैलकुलेट किया ए से लेके बी तक जाने में, अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट आ गया, पाथ इंडिपेंडेंट आ गया, तो आपके फोर्सेस का नाम होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो लिख लीजिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स फॉर विच वर्क डन कैलकुलेटेड is independent of path। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। आप अपने घर से चल के मेरे घर तक आए, कोई भी रास्ता चूज कीजिए, आपका वर्क डन अगर सेम रहा, रहेगा नहीं रहेगा वो अभी समझेंगे कब रहेगा कब नहीं रहेगा, लेकिन अगर वर्क डन सेम रहा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है। चाहे तो और लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ and depends only on initial and final position, तो आप कहेंगे भाई ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो 3 याद कर लीजिए, इनको तो रट लीजिए। एक तो आपका होता है बेटा ग्रेविटी, हमने आपसे कहा भी था, आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं, वर्क डन होगा mgh, वेयर h इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, तो पहला है ग्रेविटी। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, आपका वर्क डन हमेशा कांस्टेंट आएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट आएगा, पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। दूसरा है बेटा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमने कहा था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -12 kx² xi टू x फाइनल, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और थर्ड लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको क्लास 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
जब चार्ज रेस्ट पे होता है। तो ये तीन फोर्सेस कहीं भी आपको दिख जाएं, ध्यान रखिएगा ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके, अब बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव की। तो जो कंजर्वेटिव नहीं वो नॉन कंजर्वेटिव, और जो कंजर्वेटिव नहीं उसको कैसे देखेंगे? जो डेफिनेशन हमने लिखी उसको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स कैसे करेंगे? अगर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो जाता है, अगर आपका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो जाता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं रहता, तो आप उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो चाहे तो लिख लीजिए, फॉर विच वर्क डन कैलकुलेटेड, work done calculated is dependent on path chosen, या सिंपली पाथ भी लिख सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन पाथ लिख दीजिए बस। ओके, not only on initial and final position, ओके। अब ऐसे कौन से फोर्सेस होते हैं? फ्रिक्शन, वेरी गुड, फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स जिसे आप कहते हैं, चाहे तो विस्कस भी लिख लीजिए। तो इन सब में क्या होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपकी एनर्जी जो है उसका लॉस होता है, ठीक है। तो अब एक टर्म आता है राउंड ट्रिप, सबने इसके बारे में सुना होगा, जहां से चले वहां पहुंच जाए। तो आप इधर किसी भी पाथ पे गए, यहां पे पहुंच गए, ए से बी, सॉरी बी नहीं है, ए से ए। हाँ, इसको ए को स्टार्टिंग पॉइंट लिख लीजिए और एंड पॉइंट लिख लीजिए। क्लियर? जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ही एंड पॉइंट है। तो अगर आपका राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 आ गया, राउंड ट्रिप में वर्क डन अगर 0 आ गया, बिल्कुल ये एक तरीका है, हमेशा ऐसा होगा ऐसा कंपल्सन नहीं है, बट अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 होगा, ठीक। हाँ, कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन 0 राउंड ट्रिप में, फिर से बोल रहा हूं, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नॉन जीरो, नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन जो है वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो इनको कई बार डिसिपेटिव फोर्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनरली एनर्जी का लॉस हो जाता है। हाँ, जैसे आपने देखा फ्रिक्शन में, इसको ऐसे समझिए, एक आपने ये ब्लॉक लिया, ये आपका ग्राउंड है, आप इसे इधर ले गए, ए से लेके बी तक, और फिर आप बी से लेके ए तक वापस ले आए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए मुझे। जब आप इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे होंगे तो ब्लैक कलर से मैंने आपको दिखाया है, ये आपका फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो आपका मैं डिस्प्लेसमेंट ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं अभी। तो आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा होगा बेटा? ए से बी जाने पे, बिल्कुल सही कहा आपने, नेगेटिव वर्क डन होगा, है ना, नेगेटिव वर्क डन होगा। अच्छा, अब रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, बी से ए आने पे फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? अब आप इधर आ रहे हो, जब आप वापस आ रहे हो तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है। फिर से आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे बी टू ए, तो ये भी क्या होगा?
नेगेटिव हो जाएगा और ये दोनों वर्क एक साथ ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक, अब जरा सी इस चीज को देखिएगा। एक ब्लॉक मैंने लिया, इस पे फोर्स लग रहा है mg, मैं इसे h हाइट ऊपर ले गया। ओके, ये मैंने h हाइट दिया है, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं a से b। वर्क डन बाय ग्रेविटी a से b कितना होगा जल्दी बताइए मुझे, विद साइन mg नीचे h ऊपर। ओके, आपने का माइनस mgh आ गया सबका। अच्छा जी, अब जरा b से a पे आते हैं। b से a पे आ रहे हैं इस डायरेक्शन, फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, mg माइनस जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, डाउनवर्ड, यानी आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आई? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी A टू B टू A, ये राउंड ट्रिप हो गई आपकी। इसको आप देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो कंजर्वेटिव फोर्स है अगर, तो उसका राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा, और नॉन कंजर्वेटिव है तो नॉन 0 होगा। बस इतना ध्यान रखना, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करने का, अगर आपको फोर्स दिया हुआ है आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। ठीक, तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब मान लीजिए आपको कोई फोर्स दिया गया है, और इस फोर्स को हम लिख रहे हैं, लेट्स से Fx आई कैप प्लस Fy जे कैप। ठीक है, इफ लिखिएगा, इफ डेल बाय डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x component with respect to y is equal to del by del x of Fy। पहले नोट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करा रहे हैं इसकी। अगर ऐसा है देन फोर्स इज कंजर्वेटिव, बहुत आसान सी चीज है, क्योंकि आपने ये टर्म पहली बार देख रहे हैं, इसलिए कई बार घबराहट हो जाती है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन टर्म आपके पास आया, मान लीजिए मैंने आपसे कहा डेल बाय डेल एक्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई जेड, ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल आपको केवल एक्स ट्रीट करना है, वाई जेड को आप कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, वाई जेड कंसिडर्ड कांस्टेंट, बस ये मतलब है और कुछ नहीं। तो y और z को कांस्टेंट मान लीजिएगा। थोड़ा से प्रैक्टिस कर लें इसकी। मान लीजिए मैं आपसे कहूं डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x, यहां पे वेरिएबल कौन है, x है, तो आप x को x रहने देंगे, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा 3। ये बात समझ में आई? ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं डेल बाय डेल वाई ऑफ 4y, मान लीजिए ऐसे, तो वेरिएबल y है और y को ही आपको कंसीडर करना है, तो सिंपली डिफरेंशिएशन जैसे आप करते थे आप वही करेंगे और आप लिख देंगे 4। कुछ बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, अब आपके पास दो टर्म है x इंटू वाई, तो दो वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो आपको वेरिएबल किसे ट्रीट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहां पे डेल टर्म है यूज किया गया, और डेल का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन।
ठीक, पार्शियल मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी को कंसीडर करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे, बस इतनी सी कहानी है। तो आप क्या कहेंगे भाई, y कांस्टेंट है तो y बाहर आ गया, डेल एक्स बाई डेल एक्स ऐसे लिख देंगे आप, या dx बाई dx कर लीजिए, तो dx बाई dx 1 होता है, आपका आंसर आ गया y। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मैं आपसे कहूं डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा? ओके, आपने कहा सर एक्स कांस्टेंट है, एक्स बाहर चला गया, dy बाई dy नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये आपका आंसर एक्स आ गया। क्लियर है? अच्छा, तो चलिए एक फोर्स को चेक कर लेते हैं। एक फोर्स मैं आपको दे रहा हूं, ये फोर्स मैंने आपसे कहा 3x आई कैप प्लस 4y जी कैप। ओके, चलिए ये मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि मैंने आपको अभी अभी ये प्रैक्टिस कराई हुई है। ठीक है, अब सबसे पहला काम, इसमें जो गलती होती है वो भी बता दूं जल्दीबाजी में क्या होता है। आपको ध्यान रखना है ये आपका एफ एक्स है, आई कैप के साथ जो है वो एक्स कॉम्पोनेंट है, और एफ वाई जो है वो जे कैप के साथ है, और साइन का ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपका फोर्स है। तो आपने कहा सर एफ एक्स कितना 3x और एफ वाई कितना 4y, ये सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लें। तो मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x और एफ वाई इज इक्वल टू 4y, ये मुझे गिवन है। अब मुझे चेक क्या करना है, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान रखना, x को y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आप क्या कहेंगे, डेल 3x बाई डेल वाई, एक तो ये आएगा, और दूसरा टर्म आपका आएगा डेल एफ वाई बाय डेल एक्स। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा, एफ वाई की वैल्यू रखो 4y। अब जल्दी से मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। अब बेटा यहां पर डेल 3x बाई डेल वाई आप करेंगे तो आपको ये 3x को क्या कंसिडर करना होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट केस में देखिए, यहां पर भी आप देखेंगे तो ये जो आपके पास 4y है, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 4y आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए या नॉर्मल डिफरेंशिएशन कीजिए, अगर आप कांस्टेंट के डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, और अगर ये इक्वल आ गई तो आपका फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव। कुछ समझ आया? चलिए एक और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैंने आपसे कहा f इज इक्वल टू 3xy आई कैप प्लस 4y स्क्वायर जे कैप। बहुत ध्यान से, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ठीक, सबसे पहला काम क्या, आपको एफ एक्स चाहिए और एफ वाई चाहिए। एफ एक्स आपका क्या हो गया 3xy, एफ वाई आपका क्या हो गया 4y स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, अब आपने कहा डेल एफ एक्स बाई डेल वाई आपको करना है, तो आप कहेंगे डेल 3xy बाई डेल वाई। डेल 3xy बाई डेल वाई क्या आएगा, आपका आंसर आया 3x। चेक कीजिए जरा, क्यों? क्योंकि 3 और x दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचा कौन, y। तो डेल y बाई डेल वाई 1 होता है, ये आपको पता है। ओके, नॉर्मल जो बाकी डिफरेंशिएशन है वो नॉर्मल है, वेरी गुड। अब आपने कहा डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, तो इसको आपने लिखा डेल 4y स्क्वायर बाई डेल एक्स। ये कितना है जल्दी बताऊं। अब y को क्या एज्यूम करोगे, अरे y को क्या एज्यूम करोगे, जल्दीबाजी मत करो।
किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? एक्स के। और y क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? जल्दी बताओ। 0 आ जाएगा। तो यहां पे आपका ये 0 आ गया। ठीक है जी। थोड़ा सा अलग है जो आपने डिफरेंशिएशन नॉर्मल की, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है उसके अलावा बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट एज्यूम करना है। तो अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वाई जेड जो भी है, जो भी और वेरिएबल है उन सबको कांस्टेंट लूंगा। अच्छा जी। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3x और 0 ये इक्वल नहीं है, तो आप कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए एक और एग्जांपल देखें। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने आपको फोर्स दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई एक्स स्क्वायर जे कैप, ओके, कुछ इस तरह का फोर्स मैंने आपको दिया हुआ है। आपको बताना है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो पहला काम एफ एक्स और एफ वाई आपने ढूंढा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? डेल एक्स वाई स्क्वायर, एफ एक्स ये है तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पार्शियली, और वाई एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, यानी वाई को कांस्टेंट मानना है। पहले वाले केस में एक्स को कांस्टेंट मानना है, मानो। देखो क्या आ रहा है, ओके, एक्स कांस्टेंट। चलो जहां कांस्टेंट है वहां पे मैं हाइलाइटर से आपको दिखा दूं, ये कांस्टेंट है बेटा, और दूसरे वाले केस में ये कांस्टेंट है। ओके, अब मैं इसे क्या लिखूंगा? डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई। अच्छा जी, सेकंड वाले केस में जो कांस्टेंट वो बाहर आया डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, कुछ समझ में आ रहा है? डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई क्या हो जाएगा? 2y। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओके, तो ये आपका 2xy आया, ये आपका 2xy आया। कैसे? y इंटू 2x हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो आपने कहा सर ये तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। कुछ बात समझ में आई? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन इस तरह के मिल सकते हैं, बट अगर मिल गए तो ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है, चलिए एक और ट्रायल ले लेते हैं। जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप। जल्दी से चेक करके मुझे बताइए ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अब बेटा आप देखेंगे एफ एक्स और एफ वाई ये रहे आपके। चलिए डेल एक्स स्क्वायर वाई बाय डेल वाई आप करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। आया? ओके, एक्स स्क्वायर आया होगा, वेरी गुड। डेल एक्स वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स आप करेंगे तो यहां पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। हाँ, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपका फोर्स कैसा हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव। आपको बस चेक ये करना है कि भाई दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया कि कोई हमारा फोर्स कैसे हम चेक करेंगे कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आपने पहले पढ़ा हुआ है, हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और क्यों ये ऊपर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की जरूरत पड़ी? बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो हमेशा डिफाइंड होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो स्टार के साथ लिख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड
फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। अच्छा, हमारे पास जितने फोर्सेस यूज में आते हैं उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा, पहला फोर्स कौन सा आप याद रखेंगे कंजर्वेटिव के नाम पे, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे आप कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जीपीई। फाइन। सेकंड हमने आपसे कहा स्प्रिंग फोर्स, इसकी वजह से जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी उसे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सारे टर्म्स आपने 9th में पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं डिटेल में, लेकिन नाम सुने हुए। याद आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड हमने आपसे कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फोर्स बताए थे आपको कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे आपका होता है ओके इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली इलास्टिक लिख लीजिएगा। ऊपर तो जी है, ग्रेविटेशनल के लिए यूज हो रहा है। फाइन। तो अब जरा बात करें कि भाई पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया गया। एक तो चीज हमने ये समझ ली कि जब भी हमारे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगा पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए डिफाइन होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहा गया पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी और सिस्टम। किसी भी सिस्टम में बॉडीज कहां कहां रखी हुई हैं, किस तरह से रखी हुई हैं, ये डिसाइड करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फाइन। तो आप चाहें तो लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी, is the stored energy by virtue of the position or configuration of body or system। ठीक है। तो ये डिपेंड करती है सेपरेशन पे। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स पे। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है, और उसके लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, रट लेते हैं उसे। तो वो ध्यान रखिएगा, वो फॉर्मूला एक फिक्स केस के ही लिए वैलिड है। तो पहला लिखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh, और ब्रैकेट में लिख लीजिए ओनली व्हेन हाइट इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। RE जो मैंने लिखा है ये है मेरा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक। अगर आपने रेडियस ऑफ अर्थ को 6400 किलोमीटर है, यानी हाइट को आपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना माना, अप टू 5% ले सकते हैं, तो 32 किलोमीटर तक चले जाइए ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 32/6400 इंटू 100 कितना परसेंट हो गया? 0.5% आ गया। ठीक है। हाँ, मैं तो आपसे 5% कह रहा हूं, 5% कह रहा हूं। 0.5% पे 32 किलोमीटर। अब इतनी ऊपर थोड़ी बॉल को फेंकोगे। तो जैसे हमने जब जी कांस्टेंट लेते थे ना, यही आपको बताया था, वेरिएबल वाला है वो आएगा आपका ग्रेविटेशन में। वेरिएबल वाले की बात करेंगे जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो अभी हमें इस केस की बात करनी है। इस केस में आप अर्थ को हमेशा फ्लैट जब भी दिखाया हो, अर्थ के रेडियस को कंसीडर नहीं करेंगे आप।
तो आपको ग्राउंड हमेशा फ्लैट दिखाया होगा, यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे mgh। बट अगर आपको इस वे में दिखाया हुआ है, ये आपकी h हाइट दी हुई है, तो इस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपकी हाइट जो है वो रेडियस के कंपेरेबल दिखाई गई है। ठीक, और एक और पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, mg आपका जब कांस्टेंट होगा, ठीक है, mg आपको कांस्टेंट लेना है, यानी m तो कांस्टेंट है, बॉडी का मास तो आपने फिक्स रखा ही हुआ है, g आपका कांस्टेंट है। तो g कब कांस्टेंट है? जब आप अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाएंगे। बात समझ में आई? ओके, अब इसी को थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। यस, पोटेंशियल एनर्जी की और भी डेफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी is work done against conservative force। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट आप वर्क डन करें। पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन जब आप इस एनर्जी की बात करते हैं तो एक टर्म लिखना ध्यान रखिएगा, यहां पे इसको ऐसे लिखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी बता रहा हूं, क्योंकि आप किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, याद रखने का, अभी ये बड़ी सारी नई नई चीजें हो गई, तो याद रखने का तरीका क्या? देखिए, आपने कहा सर हमने एक बॉल ली जिसका मास हमने कहा है m, ठीक है, अब इस बॉल को आप उठा के h हाइट पर ले गए, ये आपने शिफ्ट कर दिया h। ग्रेविटी किधर लग रहा था? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg था। आपने किधर फोर्स लगाया? ऊपर, अगेंस्ट हो गया ग्रेविटी के, तभी तो आप लिफ्ट करोगे। ठीक, तो आपने कितना वर्क डन किया? mgh। ये है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कुछ बात समझ में आई? तो जो चीज आपको याद है, पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट h इज इक्वल टू mgh, वहीं से आप लिखेंगे या वहीं से आप इस कॉन्सेप्ट को याद करेंगे कि आप किसी ब्लॉक को ऊपर उठाएंगे, ग्राउंड से ऊपर उठाएंगे, तो ग्राउंड पे आप क्या मानते हैं, सरफेस पे आप क्या मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? 0, और यहां पे किसी हाइट पे आप कहते हैं mgh। बात समझ में आई? बिल्कुल नोट कीजिए। तो बेटा एक पॉइंट इसको नोट कर ही लीजिए, वी कांट कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, but we can measure change in potential energy, change in potential energy। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक, we assume a point where potential energy is equal to 0। ये assumption है प्योरली हमारा, and that is known as reference point। रेफरेंस पॉइंट, और यहां से हम चेंज निकाल लेते हैं। अब ये सारे टर्म्स आगे जाके क्लियर होंगे आपको।
बट अभी जो हमें रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के लिए, उसमें लिखिएगा इन केस ऑफ कांस्टेंट जी। हाँ जी, अगर आपने जी को कांस्टेंट लिया, ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ इज रेफरेंस पॉइंट। ये आपका एजम्पशन है, वो कोई भी सरफेस हो सकती है, आप जिसको लेना चाहें। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक ग्राउंड है, मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और अगर आप h हाइट पे चले गए तो यहां पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पे mgh। क्लियर? अच्छा, आप में से कोई कह सकता है नहीं सर, हम तो इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी ग्रीन कलर के हिसाब से यहाँ पे 0, तो अगर आप नीचे आएंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, -mgh। तो ऊपर चलते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी mgh इंक्रीज करेगी, नीचे आएंगे -mgh। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज दोनों ही केसेस में mgh आएगा। आप 1 से 2 पे चले जाइए, वेदर थ्रू रेड पाथ और थ्रू ग्रीन पाथ। समझ में आ रहा है? एक में आप कहेंगे डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू mgh -0। ये कब कहेंगे? अगर आप ये रेड वाले से कहें। और इस वाले केस में आप क्या कहेंगे? डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 माइनस mgh। देखिए आंसर क्या आ रहा है। दोनों ही केसेस में डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगा, आपके रेफरेंस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आपने g को कांस्टेंट रखा तो आप कहेंगे हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो अर्थ की एक सरफेस आप मान लेंगे। ऑब्वियसली आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ किलोमीटर तक आप चल सकते हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर इस हाइट पे आप नहीं मूव कर सकते। क्लियर है? अच्छा जी, सेकंड देखें। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, तो भाई जी वेरिएबल वाला भी तो देख लें। इन केस ऑफ वेरिएबल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम एक वेरिएबल है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इंफिनिटी। ध्यान रखना बेटा, इंफिनिटी को 0 मानते हैं। इंफिनिटी मतलब जब इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि दोनों के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, ये इलेक्ट्रो में समझेंगे इसको, और थोड़ा बहुत आपका ये ग्रेविटेशन में भी आएगा। ठीक है, हाँ, जब हम हाइट पे जाएंगे वहां पर ये चीज आपको मिलेगी। और थर्ड केस जो आपका सबसे ज्यादा यूज में आ रहा होगा, ये अभी नहीं आएगा बेटा यूज, ये अभी नहीं आएगा, ये ग्रेविटेशन में यूज में आएगा। बिल्कुल सही, हाँ, ग्रेविटेशन में यूज में आएगा। अभी तो आप mgh से काम चला लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा गलती क्या होती है, 9th क्लास 10th क्लास से आपके दिमाग में बैठा होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब पता लगा उठा के आपने जो है 5000 किलोमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से पहुंचा दिया, और आप कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वहां पे फॉर्मूला ही अलग लगता है, तो इसलिए यहां पे ये बताना जरूरी है। और फिर है बेटा स्प्रिंग। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इन स्प्रिंग मीन पोजीशन को आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मीन पोजीशन इज रेफरेंस पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं। समझना बेटा, इस चीज को समझना,
मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ओके, ये इसकी मीन पोजीशन और ये इसकी एक्स डिस्टेंस पे कुछ पोजीशन। क्लियर? स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। अब जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने में आपको कुछ वर्क लगेगा। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करके इसको स्ट्रेच करेंगे तो कुछ एनर्जी कहां स्टोर हो जाएगी? इस स्प्रिंग में। उसी को आप कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जितने भी आपकी स्ट्रेच्ड या डिफॉर्म्ड चीजें होती हैं, कोई भी अपना शेप जब बदलती है, जैसे बो एंड एरो वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा हो, है ना, तो आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। रबर बैंड को स्ट्रेच कीजिए, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसीलिए जब आप उसे रिलीज करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होगी ये आगे समझ में आएगा। ठीक है? अब बेटा जब आप बात करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को मीन पोजीशन पे आप 0 ले लेंगे और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी आ जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर। बाद में ए समझेंगे, अभी आप हाफ के एक्स स्क्वायर ध्यान रखिए। अगर आप मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुए हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। कौन सी? इलास्टिक। अब जरा समझना, मान लो मैं कहूं ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, किसके लिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी होगी? मास m ले लो, ये हाइट h है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। यहां पे भी कितनी होगी? mgh। देखो 0 नहीं है। समझ में आया? तो ये डिपेंड करेगा कि मैं रेफरेंस किस पॉइंट के लिए ले रहा हूं, किस एनर्जी के लिए ले रहा हूं। तो जब हम इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें तो जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डील कर रहे हैं तो हम स्प्रिंग को डील नहीं कर रहे, और जब हम स्प्रिंग को डील कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे। फिर से ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपसे कहा मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, इसका मास है m। ठीक, इसको आपने उठा के ऊपर फेंक दिया या ऊपर ले गए आप। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। रेफरेंस पॉइंट मैंने ये मान लिया, रेफरेंस पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहां पे 0 और टॉप, ओके मैं इसको 1 पोजीशन कह रहा हूं, इसको 2 पोजीशन कह रहा हूं। 2 पोजीशन पे कितनी? mg, और हाइट अगर मैंने h ली है तो mgh। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने एक स्प्रिंग ले लिया और इस स्प्रिंग पे मैंने ये बॉल कनेक्ट कर दी। ये इसकी मीन पोजीशन है। यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये रेफरेंस पॉइंट हमने लिया, ऐसा नहीं कि वहां 0 होती है, हमने रेफरेंस माना है। ये क्या हो गया? 0। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया, ये बॉल यहां आ गई, कितना? x डिस्टेंस आ गई। तो अब मेरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? मैंने आपसे कहा इसको याद कर लीजिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी समझ में आ जाएगा आगे कि क्यों ऐसा होता है, डोंट वरी अबाउट इट, अभी सिर्फ ये पॉइंट समझिए बस। ठीक है? अच्छा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह की है ना। एक तो जो अर्थ से आपकी हाइट है उसकी वजह से है, और एक जो स्प्रिंग में इस इलोंगेशन या कंप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से। 2 टाइप की एनर्जी स्टोर हो रही है। तो आप क्या कहोगे? आप या तो इलास्टिक को देखो या आप ग्रेविटेशनल को देखो, दोनों को भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप यहाँ क्या कहोगे? 0, और फाइनल स्टेज में भी क्या कहोगे? 0। ये समझ में आया?
अच्छा, अब यही स्प्रिंग मैंने ऊपर लगा दिया, ये मीन पोजीशन। हाँ, आप हवा में इसको मतलब यहां पे ले लीजिए ना, ये लीजिए ग्राउंड, रेफरेंस आपका ये रहा भाई। जैसे मान लीजिए मैं अभी देहरादून में हूं, ठीक है, और आप जो है वो सी लेवल को रेफरेंस मान लेते हैं, तो मेरी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई ना, क्योंकि मैं सी लेवल से किसी हाइट। तो ये डिपेंड करेगा कि आप रेफरेंस पॉइंट कहां पे ले रहे हैं, और जिसने देहरादून में रेफरेंस पॉइंट ले लिया उसके कंपैरिजन में मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। समझ में आया? तो जो चेंज है, जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, और आपको यह बताना भी पड़ेगा कि आप किस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलास्टिक की या ग्रेविटेशनल की या इलेक्ट्रो की। इलेक्ट्रो तो अभी आएगा नहीं, बट ये दोनों आएंगे। ठीक है, हुआ क्लियर? चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अब बेटा एक और पॉइंट है, और जब भी आप बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि हर बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, इफ अलाउड टू डू सो। कॉन्सेप्ट क्या है? एवरीबॉडी एंड एवरीबडी ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ अलाउड टू डू सो। कोई भी हाई पोटेंशियल एनर्जी के साथ रह नहीं सकता। हाँ, इसका आप सिंपल सा अगर एक कॉन्सेप्ट देखें, तो मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, और आपने इस बॉल के नीचे अपने हाथ को इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉल का मास है m। बिल्कुल इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इस समय वो mgh है, क्योंकि आपका हैंड जो है वो उसको मूव नहीं करने दे रहा। अब आप क्या कीजिए, इस हाथ को अपने हटा लीजिए। हाँ जी, यहां पर ये आपका mgh पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या होगा जरा सोचो, ये नीचे आने लगेगा। कहां तक आएगा? जब तक फिर से इसके नीचे कोई बेस ना बन जाए। समझ में आया? इसको आप थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं। जब तक नीचे जगह होगी तब तक ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता चलेगा। कहां तक? अर्थ के सेंटर तक। ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो है क्या, हर बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है, और एक्चुअल में वही पोजीशन आपकी कहलाती है स्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन, ठीक है, स्टेबल पोजीशन मतलब लोअर पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो लोवेस्ट होता है, बट अभी मैं लोअर लिख रहा हूं, दो जगह कंपेयर करके मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, थोड़ा सा इसके बारे में सोच के बताइएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, इस तरह से ये रॉड आपने ली हुई है, और लेट से इसकी हाइट आपको दी गई है h, हाँ 1 मीटर है, छोटा ही माना है हमने, और इसका मास आपको दिया हुआ है m। ठीक है, आप कोई अपना बॉक्स या कोई रॉड ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, जिसे आपने वर्टिकली इस तरह से रखा हुआ है, जैसे मैंने पेन रखा हुआ अपने हाथ पे। ठीक है, ओके, अब आप इसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दीजिए, तो आप देखते हैं ये नीचे गिर जाता है। सेम है, m ये आ गया। अब आपकी जो हाइट थी वो, हाँ, तो शुद्ध हिंदी में अगर बोलें तो भाई एक रॉड खड़ी हुई है और एक रॉड पड़ी हुई है। आप इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, है ना। आपको मुझे बताना है कि किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, या दोनों बराबर हैं, या जीरो है, क्या है।
आराम से सोच के बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि बेटा यहां पर देखिएगा, एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम किसी सिस्टम को एज्यूम करते हैं तो हम सारा का सारा जो मास है उसका, ऑल्दो ये हमारे पास बॉडी है, लेकिन हम उसके सारे मास को एज्यूम करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है, वेट जो लग रहा है। तो वेट अगर आप देखेंगे तो इसको मैं केस 1 कह रहा हूं। केस 1 के लिए सारा का सारा मास जो है वो आपका एज्यूम होगा इस पॉइंट पर जहां पे आपका mg लग रहा होगा। ओके, सेंटर पॉइंट ये आपका हो जाएगा h/2। जबकि सेकंड केस के लिए आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस लेस देन h/2 है। क्लियर? इसीलिए जब आप किसी पेंसिल को वर्टिकली रखें और आप उसको हल्का सा डिस्प्लेस करें तो वो पेंसिल गिर जाती है और उस पोजीशन पर स्टेबल होती है, बिकॉज उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में लो होगी। फाइन। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आपको, इसको क्या कहते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ सिग्निफिकेंट हो। हाँ, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर डिफरेंस आपको दिख रहा हो। अगर आपसे कहा गया कि एक ब्लॉक ऐसे करके एक बॉडी रखी हुई है, अब ये इसकी कहां लेंथ दी हुई है, तो आप कहोगे 0 है। इसको आप रेफरेंस पॉइंट लोगे, आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 0 है पॉइंट मास के लिए। समझ में आ रहा है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए या लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज mg h/2। mg h/2। h/2 क्यों आया? जो आपकी हाइट थी उससे कुछ मास ऊपर है और कुछ मास नीचे है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि एवरेज हाइट जो है वो h/2 है। तो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी h/2, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक L लेंथ की रॉड है, ओके, ये L, और इसकी जो विड्थ है वो W दी हुई और इसका मास M है। क्लियर? अब 2 कंडीशन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, लाइक दिस। सेम है, ये L है और ये W है। क्लियर? फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मास m g इंटू L/2, ध्यान रखिएगा। और सेकंड केस में आपकी हो जाएगी बेटा mg W/2। ये हाफ करने का ध्यान रखना। आप पूरी लेंथ ले लोगे तो आपका सारा मास यहां पे आप कंसीडर किया मान लो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक बॉडी को एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन उसका मास सेम एज्यूम किया जाता है। तो ये नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें इसका कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट इसकी हमें रिक्वायरमेंट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे होगी, ठीक है। चलिए, तो आज यहां पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।